हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? चलिए, भगवान से दुआ है कि आप लोग अच्छा होंगे, बहुत अच्छा होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम इतिहास का क्लास कराने वाले हैं। तो इतिहास होता क्या है? इतिहास होता क्या है? इतिहास का मतलब क्या होता है? चलिए, आज इसके बारे में हम आज जानते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ इतिहास। इतिहास, इति का इति इति का मतलब ही होता है, इतिहास का मतलब ही होता है बीता हुआ, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। इतिहास का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो बीत गया है उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक, जो बीत गया है उसके बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जो बीत गया है इसके बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो दोस्तों, आपको जो है ना, हर एक टीचर, बहुत सारा टीचर ऐसा होता है, बहुत सारा व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको इतिहास तो पढ़ा देगा। ठीक, आपको इतिहास पढ़ा देगा, लेकिन इसका इतिहास का जो अर्थ नहीं बताएगा। ठीक, लेकिन इतिहास में या चाहे किसी भी बुक को पढ़ना आसान है, पढ़ना जो है आसान है, लेकिन उसके अर्थ के बारे में जानकारी लेना, उसको बारे में जानकारी लेना बहुत मुश्किल है। ठीक, अगर जो आप किसी भी बुक के को अर्थ के बारे में समझ जाते हैं, जिस बुक में जो हेडिंग दिया हुआ है ये क्या कह रहा है, ये जो हेडिंग है क्या कह रहा है, इसके और नीचे में जो जितना भी चीज दिया हुआ है ये क्या कह रहा है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए, आज जो है इतिहास को तो हम पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ उसके अर्थ को भी, शब्द के अर्थ को भी बारे में जानते हैं। तो आप सभी क्या कीजिएगा, क्लास छठा का एनसीईआरटी बुक साइंस इतिहास ले लीजिएगा। यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया हुआ है। पहला है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, क्या, कब और कहाँ। इसमें कह रहा है कि क्या हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो चलिए आज ही देखते हैं। पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है रसीदा। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम क्या है, रसीदा है। तो चलिए आज रसीदा के बारे में, रसीदा क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कह रहा है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। तो सुर्खी, आप जब, सुर्खी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अखबार पढ़ते हैं, ठीक, इतना बड़ा अखबार है, मान लीजिए ये अखबार है, और इसका फर्स्ट पेज ये है, और यहाँ इसका, इसके ऊपर में जो हेडिंग दिया हुआ है, किसी अच्छी चीज के बारे में हेडिंग दिया हुआ है कि ट्रेन कब चालू हुआ, कोई भी वस्तु मतलब कितने वर्ष पुराना है, कोई भी वस्तु नया है, कितने वर्ष पुराना है, कहाँ से लाया गया। तो ये जो है हेडिंग जो दिया होता है, इसे हम सुर्खी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुर्खी कहते हैं। सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले, 100 साल पहले। अब जब ये 100 साल का बात आया, जब ये 100 साल का बात आया, तो रसीदा आश्चर्य हो गया, सोचने लगा कि 100 साल पहले, वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकती है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक, रसीदा जो है क्या करने लगा, सोचने लगा, अरे बाबा, 100 साल पहले क्या हुआ था, उसको बारे में हम कैसे जानेंगे। ठीक, तो ये जो है रसीदा के मन में प्रश्न उठने लगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल का पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, 300 साल पहले क्या हुआ था, उसको बारे में हम कैसे जानें। तो चलिए आज इसके बारे में हम पता लगाते हैं। क्या कहते हैं, कैसे पता लगाए, कैसे पता लगाए। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि
जैसे कि आज बीत गया और कल कौन सा घटना हुआ था, परसों कौन सा घटना हुआ था, ठीक। इसके बारे में तो हमें जानकारी मिल जाता है, टीवी से मिल जाता है, मोबाइल से मिल जाता है, अखबार से मिल जाता है कि कल यहाँ पर क्या हुआ था, कल कहाँ पर क्या नहीं हुआ था, ठीक। एक साल पहले क्या हुआ था, एक साल पहले वाला जानकारी हम किसी बुजुर्ग से पूछ लेंगे या चाहे अपने से बड़े व्यक्ति से पूछ लेंगे कि एक साल पहले क्यों क्या हुआ था, जिस समय में वो उपस्थित हो। एक साल पहले क्या हुआ, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में कैसे हमें जानकारी मिलेगा। 100 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में क्या जानकारी मिलेगा। तो ठीक है, आइए क्या कहता है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय का स्मृति, और स्मृति का मतलब क्या होता है, स्मृति, स्मृति का मतलब होता है दोस्त यादाश्त, यादाश्त, स्मृति का मतलब होता है यादाश्त, स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, ठीक। अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए अतीत क्या है, अतीत, अतीत, अतीत का मतलब ये होता है जो बहुत पहले बीता हुआ हो, जो बहुत पहले बीता हुआ हो, जो बहुत पहले बीता हुआ हो उसे हम अतीत कहते हैं। कहते अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, मतलब पहले बहुत पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटको, आखेटको, यहाँ पर आखेटको का मतलब क्या है, आखेटको, आखेटको का मतलब होता है शिकारी, शिकारी, आखेटको का मतलब होता है शिकारी। पशुपालको, और पशुपालकों का मतलब होता है पशु को पालने वाला। कृषको, कृषक का मतलब होता है कृषि करने वाला, जिसे हम अभी क्या कहते हैं किसान भी कह सकते हैं। शासको, शासकों का मतलब होता है जो शासन करता है, जैसे कि पहले बड़ा बड़ा महाराजा होते थे, महाराजा होते थे। इसके बाद है व्यापारियों, व्यापारियों का मतलब होता है जिसे हम इंग्लिश में बिजनेसमैन भी कहते हैं, जो किसी भी वस्तु को लेन देन करता है, बस बेचते हैं, ठीक। पुरोहितों, पुरोहितों का मतलब होता है पंडित। इसके बाद शिल्पकारों, शिल्पकारों का मतलब होता है चित्र पाड़ने वाला, चित्र पाड़ने वाला। कलाकारों, कलाकारों, शिल्पकार, कलाकार। इसके बाद है संगीतकारों, संगीत का मतलब होता है गीत गाने वाला। या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चा कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि लोग पहले कहाँ रहते थे, लोग जो है पहले रहते कहाँ थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मानचित्र 1 और पृष्ठ 2 में देखिए। तो यहाँ पर पृष्ठ 1 ये हो गया और यहाँ पर पृष्ठ 2 देखिए, ये रहा पृष्ठ 2, ठीक। पृष्ठ 2 यहाँ पर दिया हुआ है, पृष्ठ 2। पीछे चलते हैं, इसको तो मानचित्र 1 और पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। यहाँ पर बोल रहा है कि नर्मदा नदी को देखिए कि कहाँ है। यहाँ पर इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नर्मदा नदी कहाँ पर है, नर्मदा नदी, यहाँ रहा, ये रहा विंध्य पहाड़िया के, विंध्य पहाड़िया के नीचे में जो है नर्मदा नदी है, ठीक। यहाँ पर नर्मदा नदी, यहाँ पर। तो इसमें कह रहा है कि नर्मदा नदी को पता लगाइए। तो यहाँ पर नर्मदा नदी आपको मिल गया।
कह रहा है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहा है। मतलब इसमें कह रहा है कि कई लाख वर्षों से लोग जो है नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ सबसे पहले लोग जो है नर्मदा नदी के तट पर रहते थे और इसमें जो लोग रहते थे इसमें से कुछ जो है कुशल संग्राहक थे। अब कुशल संग्राहक क्या होता है, कुशल संग्राहक क्या कहते हैं, तो कुशल संग्राहक उसे कहा जाता है जो आसपास के वनस्पति पेड़ पौधे जंगल से पूरे रूप से परिचित हो। ठीक, पूरे जंगल के बारे में आसपास के वातावरण के बारे में उसे पूरा जानकारी हो, उसी को हम कुशल संग्राहक कह सकते हैं। ठीक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ें, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। जिसमें कह रहे कि यही कुशल संग्राहक जो है अपने भोजन के लिए फल को, किसी किसी पौधा के जड़ को, फल को, पत्ती को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, उसे संग्रहण के लिए रखते थे। संग्रहण का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना। ठीक, भोजन के लिए उसे संग्रहण करते थे, मतलब एक जगह इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब उस समय में भी जानवर का भी शिकार किया जाता था। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया हुआ है, अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाइए। इसमें कह रहा है कि उत्तर और पश्चिम, मतलब उत्तर, पूरब, पश्चिम, कह रहा है कि उत्तर और पूरब, तो इधर हो गया, सॉरी उत्तर पश्चिम बोल रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसल को उपजाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में गारो पहाड़ी का पता लगाइए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम में गारो पहाड़ी कहाँ पर है, चलिए पता लगाते हैं। गारो पहाड़ी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो किर्थर और सुलेमान है, किर्थर और सुलेमान पर्वत यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है किर्थर और सुलेमान पर्वत। कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। यहाँ पर देखिए, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान देश में पड़ता है। ठीक, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ को उपजाना शुरू किया था। तो यहाँ पर इधर मान लीजिए किर्थर, सुलेमान, इधर जो है सबसे पहले व्यक्तियों क्या किया था, यहाँ पर अनाज उपजाना शुरू किया था। पशु को जो है पालतू बनाना यहीं से शुरू हुआ था। इसी क्षेत्र से जो है पहले पशु को या पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इस पशुओं में आता है भेड़, बकरी, गाय, बैल इत्यादि। और यहाँ पर इसी क्षेत्र में सबसे पहले चावल उपजाया गया।
कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। ये स्थान विंध्य के उत्तर में है। तो इधर ये जो है सबसे पहले चावल उपजाया गया। और क्या करते हैं, ये इसी इलाके में जो है, इसी एरिया में सबसे पहले पशु पक्षी को पालतू बनाया गया। ठीक, चलिए तो इसे आगे देखते हैं। इसके बाद है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो सिंधु नदी है, यहाँ पर देखिए ये जो है, ये है सिंधु नदी और इसका सहायक नदी बोल रहा है। तो सहायक नदी किसे कहते हैं, सहायक नदी कहते किसे है दोस्तों? तो ये सब जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सिंधु का सहायक नदी, सहायक नदी उसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पर है कि तो यहाँ ये जो हो गया सिंधु, मान लीजिए सिंधु नदी हो गया। और सहायक का मतलब होता है वैसा नदी जो इसमें आकर मिल जाए, जो इसमें आकर मिल जाता है। जैसे कि एक बड़ा तालाब है, यहाँ पर मान लीजिए समुद्र है और इसमें बहुत सारा नदियाँ जो है आकर मिल जाता है। तो ये जो सभी नदियाँ हैं ये इसका सहायक नदी होता है। ये जो है इसका सहायक नदी होता है। तो सिंधु का सहायक नदी कौन कौन सा है, चलिए आज उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सिंधु का सहायक नदी है झेलम, झेलम नदी। इसके बाद है चेनाब नदी, इसके बाद है रावी, इसके बाद है ब्यास, इसके बाद है सतलुज, सतलुज। ये सब जो है इसका सहायक नदी है। किसका, सिंधु का। तो सहायक नदी उसे कहा जाता है जो किसी एक नदी में आकर के मिल जाता है, उसी को हम सहायक नदी कहते हैं। कहते हैं मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये है सिंधु और यहाँ पर ये सब जो है इसका सहायक नदी है। तो यहाँ पर ये सब ही जो है सभी इस सिंधु नदी में आकर के मिल जाता है। ठीक, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गांव व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। इसमें कह रहा है कि अब गंगा नदी और इसके सहायक नदी जो है, गंगा का सहायक नदी सोन का पता लगाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए आइए अब हम गंगा को पता करते हैं, गंगा नदी कहाँ पर है और सोन जो है इसका सहायक नदी कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है गंगा नदी है और ये रहा सोन नदी, इसका सहायक नदी है। किसका, गंगा का। नहीं तो ये देखिए यहाँ पर है गंगा नदी और इसका सहायक नदी सोन जो है यहाँ पर है, ये रहा। ठीक, इसका सहायक नदी सोन है गंगा का। ठीक, तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। क्या कहा कि गंगा जो है, गंगा इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में मान लीजिए गंगा है। ठीक, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाने जाते थे। दक्षिण में जो क्षेत्र था वो मगध के नाम से जाना जाता था, मगध, जो वर्तमान में बिहार कहलाता है।
जिस राज्य में हम सभी व्यक्ति रहते हैं। ठीक, मगध जो कि वर्तमान में बिहार कहलाता है के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज स्थापित किया था। उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यहाँ पर कह रहा है जो मगध है, ये मगध, इसका शासक बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था। ऐसे तो आप बिहार के मगध के बहुत सारे शासकों के बारे में आप जाने होंगे कि कितने शक्तिशाली थे। जैसे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, सम्राट अशोक हो गया, ये सब बिंदुसार के बहुत सारा ऐसे ऐसे शासक से थे जो बहुत शक्तिशाली माने जाते थे पूरा विश्व में। ठीक, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः सभी लोग काम की तलाश में भी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक से दूसरे स्थान पर जाया जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपना साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों की एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलते थे। तो यहाँ पर उठ रहा है सवाल कि पहले जमाना में जो है लोग यात्रा करने के लिए कैसे जाते थे। तो यहाँ पर जो है पहले जमाना में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक रहने के लिए भी जाते थे। जैसे कि किसी जंगल में रहते थे और यहाँ पर बहुत सारा प्राकृतिक आपदा हो गया, जैसे कि बाढ़ आ गया, जंगल में आग लग गया, चाहे बहुत सारा प्राकृतिक घटना होता है। इसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। और ये भी होता था कि शिकार के तलाश में जाते थे, वहां पर संसाधन खत्म हो गया तो वहां कुछ जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे, नए नए जगहों को तलाशा करते थे, विचारों को जानने का अवसर मिलता है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो और बोल रहा है कि आजकल जो है यात्रा लोग क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहाड़, पर्वत और प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहे वे ऐसे कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारे संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में भी एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये जो पेज का ये जो लास्ट यहाँ पर साइड भाग में दिया हुआ है ना, ये जो है इससे आप सब जरूर लिखिएगा और याद करिएगा, क्योंकि ये जो है हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर दिया है एशिया। एशिया, एशिया का मतलब होता है एशिया। इसमें कोई एक देश नहीं होता है, बहुत सारा देश को मिलाकर जो है एशिया बनाया गया है। ठीक, तो कह रहा है एशिया। आधुनिक एशिया में बोल रहा है कि कौन कौन सा देश आता है। तो आधुनिक भारत का मतलब नया भारत। इसके बाद पाकिस्तान, आधुनिक भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका
और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में से बचे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, कह रहा है कि अब देश का नाम, हमारे देश का नाम जो है भारत कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा। हमारे देश का एक नाम नहीं है दोस्तों, हमारे देश का एक नाम नहीं है, हमारे देश का अनेकों नाम है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश को 2-3 ठो नाम के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। ठीक, देश का नाम। ठीक, देश का नाम देखिए, हमारे देश का कितना नाम है। भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, आर्यावर्त है, आर्यावर्त है। इसी प्रकार से ऐसे तो बहुत नाम है, हमें 2-3 तो 3-4 ठो जो है याद है इसके, इसीलिए हम इतना ही लिखे। अगर जो हमें और याद होगा और हम जानकारी लेंगे तो और जरूर बताएंगे आपको हम अपने देश के बारे में। ठीक, करें अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिया, इंडिया इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। किससे? इंडस से निकला है, इंडस से निकला है। तो जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता ले। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। यहाँ पर जो भारत, इंडिया जो है इंडस शब्द से निकले, जिसका मतलब होता है सिंधु, और हमारा देश जो है सिंधु के बगल में है, इसीलिए इसे इंडिया भी कहा जाता है। और भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में बहुत पुराने जमाने में एक बहुत शक्तिशाली और बहुत अच्छे राजा थे, जिसे हम भरत के नाम से जाने जाते हैं। राजा भरत के नाम से जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और यहाँ पर रह गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि इसमें हम लोगों को, जैसे कि हम हिंदुओं की आबादी बहुत संख्यक थे, इसीलिए उसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ठीक, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का प्रयोग उल्लेख संस्कृत से आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आप कहते अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने का पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द में मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला,
ये पांडुलिपि या प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आज बहुत ज़्यादा समय हो गया, इसके बाद हमें ट्यूशन भी पढ़ाना है। तो ठीक है, हम कल इससे आगा जो है आपके साथ में फिर से बनेंगे। ठीक, आपके बीच में फिर से नए वीडियो लेकर के आएंगे। हिस्ट्री को जो है कल हम आपको समाप्त कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक, ज्योग्राफी को भी हम डेली क्लास देते रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट को आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्लास मिलता रहेगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो, आर्ट का सभी सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, सभी का क्लास आपको मिलते रहेगा। व्याकरण का क्लास मिलेगा, ग्रामर ट्रांसलेशन का क्लास मिलेगा। तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और डेली आप जो है क्लास कीजिएगा, हर एक चीज़ का क्लास आपको मिलेगा। जय हिंद।